I welcome you all once again in the second class of बिहार स्पेशल। आई होप कि कल की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कल की क्लास में हमने बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन देखा था बिहार का। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जो कि बिहार से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना है, आपको नोट्स बनाते रहना है, मेरे साथ लिखते रहना है और एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के बाद आपको उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि मल्टीपल आप रिवीजन करेंगे दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी और फिर एग्जामिनेशन में जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको इजिली क्रैक कर पाएंगे, इजिली सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी डिले। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको याद आया कि सर ने इसको क्लास में डिस्कस किया था और आसानी से आप वो एमआर शीट को फिल कर पाएंगे। आपके पास किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होगी। देरी नहीं होने का सिंपल सा मतलब यह है क्योंकि आपके पास सीमित समय है, 120 मिनट है, आपको 150 सवाल बनाने हैं और 150 सवालों में कुछ करंट अफेयर के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ पॉलिटी के, कुछ इकोनॉमी के, कुछ करंट अफेयर के, कुछ मैथ्स के, कुछ रीजनिंग के, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो सबको आप एक तरह का समय नहीं दे सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी किसी सवाल में आपको 1-2 मिनट देने पड़ेंगे, किसी किसी सवाल में आपको 30 सेकंड में भी आंसर करना पड़ेगा, तभी जाके आप 120 मिनट में 150 सवाल बना पाएंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको प्रीलिम्स सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेंस लिखने की बारी तभी आएगी जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और आप सबको मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन लेना है। इसीलिए जो पहला हर्डल है प्रीलिम्स, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आ रहे हैं, उन सबको जो है हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट तो तभी कर पाएंगे जब मल्टीपल रिवीजन हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, सारी चीजें हमें पता हो। आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में अगर आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। और देखना है आपको ध्यान से, एक बात आपको ध्यान से देखनी है और गांठ बांध लेनी है कि इस एग्जाम में वही क्वालिफाई कर पाएगा जो मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेगा। आपको प्रीलिम्स का जो डेटा है ना, प्रीलिम्स का जो डेटा है उसका इस्तेमाल करना है मेंस में, लेकिन मेंस ही जो है वो मेन गेम है, इसीलिए इसको तो मेंस कहते हैं। मेंस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि मेन यही एग्जाम है, क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स जुटता है। प्रीलिम्स तो बस रिजेक्शन का एग्जाम है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन होता है। क्योंकि कितना एग्जाम, मान लो कि 10 लाख बच्चा अगर एग्जामिनेशन दे रहा है, कितना बच्चा मेंस लिखेगा, मात्र 12,000। 10 लाख में से 12,000, 10 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा तो 5 ही लाख बच्चा तो एग्जाम देने जाएगा, 5 लाख बच्चे तो जाएंगे भी नहीं एग्जाम देने लगभग। तो इसीलिए मेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, पहले डेटा समझ लेते हैं, पहले फैक्ट समझ लेते हैं, पहले सब्जेक्ट की क्लैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सब चीजें हमने देख ली थी, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देख लिया था कि कैसे बिहार बना था हमारा। 12 दिसंबर का ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है 1911 का, 22 मार्च का ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 1 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 12 दिसंबर आपको याद रखना चाहिए कि 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए कि आज का जो ये बिहार है, ये बिहार बना कैसे, ये आया कहां से था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो शुरुआत तो अगर देखेंगे तो सबसे पहले टूटना कहां से शुरू हुआ था, 1905 में। 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को बांट दिया और उन्होंने कहा कि भाई हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए था, मन में तो उनके ये बात चल रही थी कि कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ा सा ब्रिज क्रिएट किया जाए, उनके बीच में एक गैप बनाया जाए, उनके बीच में दूरियां बनाई जाए। तो उन्होंने कहा दुनिया को कि सिर्फ चूंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है, इसमें बंगाल आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, बिहार आ रहा है, झारखंड आ रहा है, तो चूंकि इतने बड़े प्रदेश का शासन करना आसान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना आसान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना आसान नहीं है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए 1905 में हम इसका बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात क्या थी, अंदर की बात थी फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, और उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहा। लेकिन बाद में जब इसको बैकफायर उनको करना पड़ा तो फिर से डिसीजन वापस लेना पड़ा। ये कहानी 1905 से शुरू होती है, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को सबसे पहले अनाउंस किया जाता है कि भाई एक सेपरेट बिहार बनाया जाएगा। तो 12 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912, फिर 1 अप्रैल 1936, 15 नवंबर 2000 को जो है आखिरी बार बिहार से झारखंड अलग होकर जो है एक नया राज्य बनता है, और बिहार से जो उसकी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति लूट ली जाती है। संपत्ति लूटने का मतलब ये है कि जितने भी खनिज पदार्थ, जितने भी रिसोर्सेज थे, हमारे मिनरल्स थे, वो सारे झारखंड में चले जाते हैं, सारे झारखंड में चले जाते हैं।
और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बिहार में कोई भी आपको मेजर इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो आने वाले समय में हम देखेंगे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स बिहार में पाए जाते हैं, और उन मिनरल्स को देखने के बाद हम ये भी समझेंगे कि उनका क्या स्कोप है आने वाले समय में एक मेजर इंडस्ट्रियल हब बनने में। क्योंकि मिनरल्स आपके पास हैं तो आप आसानी से जो है इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल रहा है। अच्छा, किसी भी प्रदेश में अगर आपको मान लो कि इंडस्ट्री बैठानी है तो आप क्या क्या देखेंगे? आप बहुत सारी चीजें देखेंगे ना, कि आपको वहां पे रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि वहां पे आपको चीप लेबर मिल रहा है कि नहीं। चीप लेबर यानी कि कम पैसे में आपको मजदूर मिल जा रहे हैं कि नहीं, आपके एम्प्लॉय मिल रहे हैं कि नहीं आपके फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप देखेंगे कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सरकार के जो पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं। इन सब फैक्टर्स को, देयर आर मेनी फैक्टर्स, इन सबको देखने के बाद जो है कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि इस लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेबर है वो स्किल्ड है कि नहीं। तो यू हैव टू सी मेनी फैक्टर्स। समझ में आ रही बात? देखो, बिहार के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, बिहार के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है लाइव स्टॉक में। समझ में आ रही बात? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर सेटअप करना है बिहार में, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी, क्या क्या इसेंशियल्स कंपोनेंट होंगे, तब जाकर जो है फूड इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बिहार में फ्लरिश करेगी। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द मेंस पेपर। ओके, तो ये सब चीजें हमने देख ली। तो फाउंडेशन डे क्या है? फाउंडेशन डे है 22 मार्च। 22 मार्च को जो है हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और किसने शुरुआत की? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, जिन्होंने बिहार में लंबे समय तक शासन किया और अभी जो है फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने बोला कि भाई, मैंने भारत में हर सदन का मैं सदस्य रहा हूं, विधान परिषद का, विधानसभा का, लोकसभा का, मैं राज्यसभा का कभी सदस्य नहीं रहा, इसलिए मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं और देश की सेवा करना चाहता हूं, इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर मैं राज्यसभा जाऊंगा। हालांकि इसके पीछे की कहानी आप सबको पता होगी, हम राजनीतिक बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार को एक नई दिशा और दशा दी, उन्होंने वो जो है अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक बात है, वो बने, नीति नवीन बने, और बहुत सारे लोग जो है राज्यसभा के सदस्य जो है एक साथ चुनाव लड़े और जीते। जियोग्राफिक एरिया अगर देखा जाए तो 94,163 किलोमीटर है। 94,163 किलोमीटर इसका क्या है? जियोग्राफिकल एरिया है। जियोग्राफिकल एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये समझना चाहिए आपको कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। लैटिट्यूड मतलब क्या हुआ? लेटा हुआ। लॉन्गिट्यूड मतलब होता है जो खड़ा हुआ। समझ में आ रही है? तो 345 किलोमीटर आपको याद होना चाहिए, 345 किलोमीटर। 483 किलोमीटर आपको याद होना चाहिए, 483 किलोमीटर और 345 किलोमीटर। ठीक बात है। और ये है एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार। फिर अगर आप देखें तो इसका पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितनी है। देखो, किसी भी देश को, किसी भी एक स्टेट को, किसी भी स्टेट का 4 कंपोनेंट होता है। देखो, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मल्टीपल मीनिंग होता है। जो स्टेट हम अभी समझा रहा हूं मैं, जैसे बिहार एक स्टेट है, अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में जाएंगे, तो वहां पे स्टेट का अलग ही मीनिंग हो जाता है। स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए, आपका जो है एक टेरिटरी होना चाहिए, और आपका एक गवर्नमेंट होना चाहिए। बिहार के पास पॉपुलेशन है, बिल्कुल है, सॉवरेनिटी है, बिल्कुल है, टेरिटरी है, बिल्कुल है, गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन क्या बिहार एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट नेशन है? क्या इंडिपेंडेंट एक स्टेट है? नहीं। अब इसको जो है मेंस में हम समझेंगे, ये मेंस का पार्ट हो जाता है। तो कहने के लिए तो बिहार को हम लोग स्टेट कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अगर एरेना में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के डायमेंशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो बिहार एक स्टेट नहीं है, इंडिया इज अ स्टेट। और इंडिया जो स्टेट है इसका एक पार्ट है, कौन सा? बिहार। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग क्या कहते हैं, अगर आर्टिकल 1 देखेंगे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कहता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ है। बिल्कुल सही बात है, बिहार राज्य है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के डायमेंशन से अगर समझेंगे तो बिहार जो है वो क्या है? एक सेपरेट स्टेट नहीं कहला पाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, सॉवरेनिटी है, लेकिन बिहार जो है क्या कुछ भी कर सकता है? क्या बिहार किसी देश के साथ जो है जाकर डील कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बिहार किसी देश के साथ एक पूरा जो है इंडिपेंडेंट कोई डील साइन कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सॉवरेनिटी पूरी तरीके से इसके पास नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से सॉवरेनिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी सॉवरेनिटी नहीं है। प्लस ये जो टेरिटरी है बिहार के पास, ये बिहार की टेरिटरी नहीं है, ये इंडिया की टेरिटरी है। बिहार की जो टेरिटरी बनाई गई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, लेकिन जो फाइनल जो टेरिटरी है वो तो इंडिया की है ना।
तो इंडिया इज ए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब क्या हुआ कि हम मान लो कि ये भारत है हमारा, ये भारत है, ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस वाले बाउंड्री को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले बाउंड्री को तो चेंज कर सकते हैं ना। इसीलिए कहता है कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब आप इंडिया को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, इंडिया को तोड़ नहीं सकते, लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट है, उनके नाम को बदल दीजिए, उनके बाउंड्री को बदल दीजिए, दो राज्यों को आपस में जोड़ दीजिए, एक राज्य को 3 भाग में तोड़ दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फाइनल वाला जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। ये जो है हमारा अल्टीमेट बाउंड्री है। चलिए, ये सब तो बात की चीजें हैं, ये सब मैं 1-2 लाइन अगर इसमें बोलूंगा अभी तो आपको बहुत सारी चीजें डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसको एक होलिस्टिक वे में समझना होता है। होलिस्टिक वे में समझेंगे तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, लेट इट बी, इसको हटा दीजिए। तो 10 करोड़ पॉपुलेशन था हमारा जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से, लगभग 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास। फिर अगर आप देखेंगे 2022-23 में जब हुआ कास्ट सेंसस, तो हमारा पॉपुलेशन हो गया लगभग 13 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, 13 करोड़ 7 लाख के आसपास जो है हमारा पॉपुलेशन हो गया, 7,25,310। फिर से अभी जनसंख्या हो गया, सॉरी सेंसस हो गया, सेंसस 2026, और सेंसस 2026 का जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिए 1-2 करोड़ जो है पॉपुलेशन ऐसा ही बढ़ जाएगा, 15 करोड़ के आसपास जो है हमारा, या 11 करोड़ के आसपास जो हमारा, सॉरी 14 साढ़े 14 करोड़ के आसपास हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक बात है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो 345 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो 483 किलोमीटर, और एलिवेशन देखा जाए, डिस्टेंस देखा जाए सी लेवल से तो 53 मीटर है। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है, 112 सेंटीमीटर, ठीक ठाक रेनफॉल होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार के कुछ हिस्सों में कभी कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, फ्लड की सिचुएशन हो जाते हैं। और बिहार में आए साल जो है फ्लड आते रहता है, इसीलिए सौरव बिहार किसको कहते हैं आपको पता ही होगा, कौन सी नदी है जिसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो बिहार के कुछ हिस्सों में आप क्या देखेंगे कि बहुत सारी जो है सूखा के भी सूखे वाले क्षेत्र हो जाते हैं, कहीं कहीं भी जो है इतनी बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ जब आती है तो आपको पता ही है फर्टाइल सॉइल जो है फर्टिलिटी बढ़ जाती है, एलुवियल सॉइल आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे आगे। इंडिया के अगर एरिया में देखा जाए, एरिया में मतलब मान लो कि ये इंडिया है और इंडिया का ये 100% एरिया है, तो इसमें 2.86% जो है वो बिहार का एरिया है, लगभग 3% के आसपास। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है अभी भारत का, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। एरिया के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। बिहार का क्या एरिया है, 2.86%, 2.86%। और रैंकिंग में अगर देखा जाए तो ये 12वां, भारत का 12वां सबसे बड़ा प्रदेश है, परसेंटेज में 2.86%, और रैंकिंग में देखा जाए तो 12th नंबर पे आता है। किस मामले में, राज्य में एरिया के मामले में, कि भारत में एरिया के मामले में बिहार कितने नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। क्या प्रतिशत है, 2.86%। ठीक है, रैंक इन इंडिया बाय पॉपुलेशन, 3rd लार्जेस्ट स्टेट। देखो दिक्कत यहीं पे शुरू हो जाती है कि पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में हम 3रे स्थान पे हैं, लेकिन एरिया के मामले में पूरे भारत में हम 12वें स्थान पे हैं। अब ये मिसमैच है, मिसमैच होने की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया लिमिटेड है, एरिया लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि जनसंख्या काफी ज्यादा है ना। तो जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में 3रे नंबर पे, और क्योंकि 1 नंबर पे कौन सा है, हमारा बगल का साथी उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। तो जनसंख्या के मामले 3रे नंबर पे, और एरिया के मामले में 12वें नंबर पे, हम 12th नंबर पे हैं, लगभग जो है 4 गुना का फर्क है, 3 4 12, 4 गुना का फर्क है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है करना पड़ेगा। देखो भारत में अगर देखा जाए ना, जितनी भी समस्याएं हैं, चलो भारत की छोड़ दो, बिहार की ही बात करते हैं। बिहार की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उनके कोर में अगर आप जाएंगे तो एक फैक्टर आपको पॉपुलेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, और आपके घर में आपके पिताजी के 10 बच्चे हैं, तो 30,000 रुपये का वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30,000 रुपये में वो 10 बच्चों को पालेंगे कैसे, और जब पाल नहीं पाएंगे तो उनको माल न्यूट्रिशन होगा, उनका हेल्थ पे असर पड़ेगा, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, इलिटरेसी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पॉपुलेशन जो है वो, आप जितने भी सोशल इश्यूज हैं, उन सबके कोर में अगर आप जाएंगे तो पॉपुलेशन एक पॉइंट आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है बिहार का। तो पर कैपिटा इनकम जब बहुत कम है, एक आदमी आमतौर पे जो है 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, और घर में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, डिपेंडेंट लोग उस पर काफी ज्यादा हैं, तो 20,000 रुपये का वो कैसे डिवीजन करेगा कि सबका जो है एक जो है ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। हालांकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में आ रही है आपको बात, क्या मेरी बात क्लियर है कि पॉपुलेशन जो है एक इंपॉर्टेंट कॉज है इस चीज का, जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है समाज में उन सब का। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो जरूरी है। इसीलिए हम
हम दो, हमारे एक गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेती है ना। फैमिली प्लानिंग पे बात की जाती है कि फैमिली प्लानिंग करें, इसके लिए बहुत सारे वर्कर्स, आशा वर्कर्स को आप देख लीजिए, आशा वर्कर्स जाती हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती हैं, जो है फैमिली प्लानिंग कीजिए आप, है ना। आप जो है दो बच्चे पैदा कीजिए। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई 2 बच्चे होंगे तो आप उन पे फोकस्ड होकर उसको अच्छी शिक्षा आप दे पाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दे पाएंगे, उसकी शरीर जो है उसका हेल्दी रहेगा, दिमाग जो है काफी स्वस्थ रहेगा, वो जो है बहुत सारी चीजों को सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है, जीवन में कुछ कर सकता है। लेकिन 2 बच्चे की जगह अगर आपके पास 10 बच्चे हैं तो आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना जो है पैसे नहीं है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम आप बिहार का देख लीजिए बहुत कम है। तो पॉपुलेशन जो है वो हमारा पॉपुलेशन मामले में तीसरे नंबर पे है, लगभग जो है हमारा 13-13.5 करोड़ पॉपुलेशन है। और एरिया के मामले में पूरी भारत में हम 12वें नंबर पे आते हैं, 2.86% जो है हमारा एरिया है आउट ऑफ 100%। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू टिल नाउ? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, डिवीजन देखा जाए, देखो क्या होता है, हमने क्या कर रखा है, मान लो कि ये इंडिया है हमारा, है ना, ये इंडिया है, मान लो हमारा, ये मान लो इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया को हमने क्या किया, राज्यों में बांट दिया, स्टेट्स में, ठीक है। स्टेट्स को हमने क्या किया, उसमें बांट दिया। मान लो कि उसमें मान लेते हैं लोकल लेवल पे, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, पंचायती राज में, छोटा सा मैंने यहाँ पे बताया है, डिवीजन है, सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बहुत सारे लेवल हैं, वो सब चीजें अलग हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है, मैं बस बेसिक से ये समझा रहा हूं, ये बस इसीलिए किया जा रहा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाया जा सके, एफिशिएंट बनाया जा सके, है ना। और सब कोई, मान लो कि गांव में भी रहने वाला व्यक्ति है, मान लो गांव में तुम रहते हो, और गांव में जब गोपालगंज में रहते हो, गांव में रहते हो, तो गांव में रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएगा ना, अगर उसकी छोटी सी कोई समस्या है कि भाई रोड खराब हो गया, नाला खराब हो गया, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, तो प्रधानमंत्री को तो फोन नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के पास तो नहीं जाएगा, तो कहां पे जाएगा, अपने प्रधान के पास जाएगा, अपने मुखिया के पास जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया है कि हमने अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट दे दिया है, जैसे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोकल गवर्नमेंट है, इसको 3 टियर गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, समझ में आए। तो वैसे ही हमने क्या किया है, अपने राज्य को, बिहार को अलग अलग डिवीजन में बांट रखा है, प्रमंडल में बांट रखा है, डिवीजन जो भी हिंदी होता होगा प्रमंडल ही होता है, मंडल, प्रमंडल। डिवीजन कितने हैं, 9 है, बताऊंगा कौन से 9 है, बताऊंगा, सब बताऊंगा, 9 है, ये याद रखना है। 9 मई को मेरा बर्थडे है, 9 मई से 9 को याद रखता हूं मैं, चलो बर्थडे बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो 9th ऑफ मई जो है, 9th ऑफ मई चूंकि मेरा बर्थडे है तो मैं याद रखता हूं कि 9 डिवीजन बिहार में है, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, 38 कितने थे, 37 थे, एक जोड़ दिया गया, किसको जोड़ा गया, अरवल को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया, अरवल को जोड़ा गया, अरवल जो है वो बिहार का 38वां डिस्ट्रिक्ट है। सब डिवीजन देखा जाए तो 101 होगा, जिसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आपका एसडीएम बनेंगे ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो सब डिवीजन कितने, 101 हैं। ब्लॉक कितना है, 534, अगर आप बीडीओ बन जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, 534 ब्लॉक हैं बिहार में। और पंचायत अगर देखा जाए तो 8058 पंचायत है, अभी पंचायती के भी चुनाव होने वाले हैं, और आपको पता है पंचायती राज जो मंत्री हैं बिहार में, वो जीन्स शर्ट पहनते हैं, और जीन्स शर्ट पहन के जब पहली बार उन्होंने शपथ लिया, ओथ लिया कि मैं बिहार का जो है फलाना फलाना मंत्री, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान का मैं अछूट रखूंगा, जो भी करूंगा, है ना। तो जब वो टी शर्ट और जीन्स पहन के जब उन्होंने शपथ लिया, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया कि भाई कुर्ता पैजामा पहनने वाला जो मंत्री का एक हमने चेहरा बना रखा है, इमेज बना रखा अपने दिमाग में, वो उतर ही नहीं रहा था लोगों के दिमाग से। दीपक प्रकाश नाम है उनका, और चूंकि वो एक बड़े पार्टी से आते हैं, उनके पिताजी एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और चर्चा का विषय हो गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के वो बेटे हैं। क्या पार्टी के नाम है उनका, आई थिंक रालोसपा नाम है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, है ना, रालोसपा नाम है, RLSP, ठीक बात है। तो पंचायत के चुनाव भी होने वाले हैं, उन्होंने बोला कि भाई बहुत जल्द जो है पंचायत के चुनाव हम कराएंगे, नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं तुरंत ही, समझ में आ रही बात आपको। तो पंचायत हो गया कितना, 8058, ब्लॉक हो गया 534, डिस्ट्रिक्ट हो गए 38, और डिवीजन हो गए 9। तो 9 38 101 534 8058, 101 याद रखना है। 101 क्या, 101 शुभ माना जाता है। आप मेरे बर्थडे में आएंगे 9 तारीख को, 101 रुपए दे देंगे, हो गया, बर्थडे हो गया।
गिफ्ट हो गया। तो 9 मई को आप आएंगे, 101 रुपए देंगे। तो ध्यान रखना कि 9 डिवीजन है और सब डिवीजन 101 है। 101 9 याद हो गया। तो 9 101 534 और तीसरा क्या है 9 101 534 38 और 8058। ये 5 डेटा है। याद हो गया? याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? 9 मई को मेरा बर्थडे है, 101 रुपए आप जो है मुझे देंगे। डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए 38, तो 9 डिवीजन 101 सब डिवीजन 38 जिला और आपका 534 ब्लॉक हो गए और 8058 आपके गांव हो गए, पंचायत हो गए लगभग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा जाए 19 है और म्युनिसिपल काउंसिल्स 88 है। देखिए भारत में एक जो है पहले हमारे यहाँ जो है ना 2 ही लेवल पे जो है गवर्नमेंट थी। लोकल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था इसका। तो हमने भारतीय संविधान में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जब इसको पास किया तो भारतीय संविधान में आपने देखा होगा कि 11th शेड्यूल जुड़ा हुआ है और 12th शेड्यूल जुड़ा हुआ है। 11th और 12th शेड्यूल जो है, एक शेड्यूल बात करता है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में और एक शेड्यूल बात करता है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो 9 101 534, ठीक है 534 और 8058 और 38 जिला सब याद हो गया। ठीक है, 19 जो है हमारे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेटेस्ट जो है सहरसा है और म्युनिसिपल काउंसिल जो है हमारे कितने हो गए, म्युनिसिपल काउंसिल हो गए हमारे 88। ठीक है 88 म्युनिसिपल काउंसिल 88 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे हो गए 19। हाँ तो मैं ये बता रहा था, देखो ना, चलो इसको तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये किया था हमने, एक किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और एक किया हमने अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। तो बेस्ड ऑन द साइज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हमने क्या किया, वहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम ये सब बनाना शुरू किया। तो साइज पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिस्ट्रिक्ट करता है, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा। पॉलिटी में हमने ये सब पढ़ा रखा है। ठीक है, बिहार स्पेशल में उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नगर पंचायत अगर आप देख ले तो 154 जो है नगर पंचायत है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 40, 38 तो हमारे पास रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बगहा और नौगछिया। तो 38 प्लस 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट, बगहा और नौगछिया याद रहेगा, बगहा नौगछिया, वेरी सिंपल। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर बाई कैमरल, तो देख लीजिए भारत में क्या होता है कि 3 ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है। इसको कहते हैं हम लोग, इसको डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर among the organs of the government, among the organs। कौन कौन से ऑर्गन है, एक है हमारा एग्जीक्यूटिव, एक है हमारा लेजिस्लेचर और एक है हमारा जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी। अब ये एग्जीक्यूटिव आपको सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा, स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। लेजिस्लेचर आपको सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा और स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। जुडिशियरी आपको सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा और स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसे तो आम बोलचाल की भाषा में ऐसे लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आए मेरा कहना क्या चाहता हूं, आपको ध्यान से समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आ जाएंगे तो आपको मोदी जी देखने को मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो आपको सम्राट चौधरी देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है, ये पीएम है और ये क्या है, सीएम है। ये पीएम है, इनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इनके पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया होते हैं, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखिया होते हैं। यहाँ पे इनको मदद करते हैं, मतलब इनका जो देखरेख करते हैं वो है प्रेसिडेंट साहब और इनका जो है देखरेख करते हैं वो है गवर्नर साहब। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव। वैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे लेजिस्लेचर में तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल लेवल पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। स्टेट में आ जाएंगे तो विधानसभा, यहाँ पे विधान परिषद, ये बिहार का ही स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे विधान परिषद और प्लस गवर्नर। ठीक बात है, बिहार में दोनों हाउस हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। सारे राज्यों में नहीं होते, कुछ राज्यों में ही है, 6-7 बताऊंगा उसके बारे में भी। जुडिशरी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा जो कि पूरी भारत के लिए एक ही है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हर एक राज्य का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, जरूरी नहीं है हर एक राज्य का होगा। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का देख ले तो सबका अपना अलग, सबका जरूरी नहीं है कि अपना अलग अलग जो है वो हाई कोर्ट हो। लेकिन बिहार के पास अपना हाई कोर्ट है, तो हम बिहार का ही बात कर रहे हैं, तो हम दूसरे राज्यों की क्यों चर्चा करें। तो बिहार के पास अपना हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट कहाँ पे, वो आप जाएंगे
म्यूजियम के पास है ना। मैं लंबे समय तक तो पटना में रहा नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय तक मैं जब कुछ हेल्थ कारणों की वजह से तो मैं पटना में था लगभग 6 महीने। तो म्यूजियम जो है वहीं पे जो है आपको हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा। बोरिंग रोड से जब आप निकलते हैं बाहर और तारामंडल से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक बात है। तो ये हो गया जुडिशरी लेजिस्लेचर। तो ऐसे ही बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा क्या, बिहार में आपको देखने को मिलेगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई का मतलब ही होता है टू, और कैमरल का मतलब हो गया एक तरीके से हाउस। सिंपल भाषा में बताओ, यहाँ पे कितने हाउस है? 2 हाउस हैं। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर दोनों में फर्क क्या है? अब फर्क तो मैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूं, लेकिन ब्रीफ छोटा सा आपको बता देता हूं। दोनों का जो इलेक्शन का मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, यानी कि विधानसभा के इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और जो लोग वोट देते हैं वो अलग होते हैं, है ना। हालांकि कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट दे सकता है। वोट देने का तो हमारे पास एक ही नियम है कि भाई आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। इलेक्शन में खड़ा होने का क्या है कि भाई एक उम्र होनी चाहिए आपकी, और कुछ जो है आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो विधानसभा का जो है एक अलग फॉर्मेट है। विधान परिषद में अगर आप जाएंगे तो विधान परिषद में सब कोई वोट नहीं करता है। जो वोटिंग जो पीपल होते हैं, जो वोट करने का जिनको अधिकार है, वो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी बनाई गई है। और आमतौर पे जो उसमें लोग भी चुने जाते हैं ना, वो सामान्य लोग नहीं रहते हैं। मतलब ऐसा तो कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, विधान परिषद का चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई उसके लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन आमतौर पर उसमें बुद्धिजीवी टाइप के लोगों को भेजा जाता है, जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कि देख लो कि मनमोहन सिंह जी जो थे, मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, आरबीआई के गवर्नर, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म जब आया तो उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में। इसके बावजूद, इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद, इतना इंटेलेक्ट लेवल हाई होने के बावजूद वो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। और लोकसभा का चुनाव वो लड़े कहां से? लोकसभा का चुनाव वो उस कंस्टिट्यूएंसी से लड़े जिस कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों ने भारत के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं चुना। तो फिर वो कहां से गए? वो राज्यसभा से लड़े चुनाव, क्योंकि राज्यसभा का अलग ही मेथड है। राज्यसभा में अलग तरीके से चुनाव होता है, आसानी से कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। तो राज्यसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन कहने के लिए तो दोनों ही इलेक्शन है, लेकिन जो जीतने का एक तरीके से जो क्या हो सकता है, जीतने का जो मतलब वो होता है ना मेथड, वो दोनों में अलग अलग है। लोकसभा में काफी टफ है, राज्यसभा में आप इजिली जीत सकते हैं, उतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही विधान परिषद है, समझ में आ गया? विधान परिषद को हम लोग एक तरीके से सेकंड हाउस कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में। फर्स्ट हाउस हो गया ये और सेकंड हाउस हो गया ये। एक हो गया अपर हाउस, एक हो गया लोअर हाउस। तो लोअर हाउस कौन है? लोअर हाउस कहते हैं विधानसभा को, और अपर हाउस कहते हैं विधान परिषद को। तो बिहार में मिला जुलाकर 2 हाउस है। एक हाउस में जैसे कि अभी आपने देखा कि बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। क्या हुआ? बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। तो जब विधानसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो विधानसभा के इलेक्शन में अलग अलग कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपको विधानसभा के इलेक्शन में अलग अलग कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया कि मान लीजिए ये हमारा बिहार है, ठीक है, ये हमारा बिहार है। हमने बिहार को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया, ठीक है। हमने बिहार को क्या किया? अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया। कितने कंस्टिट्यूएंसी में बांटा? 243 कंस्टिट्यूएंसी में हमने बांट दिया। अब क्या किया? हर एक पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं, मेजर पार्टीज है, जितनी भी मेजर और माइनर पार्टी, मेजर और माइनर का सिंपल सा मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं, कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं, कुछ नेशनल लेवल की पार्टी होती हैं। सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया है कि नेशनल पार्टी किसको कहेंगे। उसको नेशनल पार्टी कहलाने के लिए आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स परसेंटेज सिक्योर करने होते हैं, कुछ सीट सिक्योर करने होते हैं। वो सब जो है पॉलिटी का पार्ट है, उतना डिस्कशन नहीं करूंगा। तो जितने मेजर और पॉलिटिकल मेजर और माइनर पार्टीज होती हैं, वो सब क्या करती हैं? अपने अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करती हैं कि मैं जो है इस फलाने सीट से इस कैंडिडेट को उतार रहा हूं। ठीक बात है, समझ में आ गई? तो सभी जो है कैंडिडेट उतर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि पार्टी ही सिर्फ कैंडिडेट को उतारे, कुछ कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते हैं और बिना किसी पार्टी के सिंबल से अपना उनको सिंबल अलॉट किया जाता है। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो जो है उनको रिटर्निंग, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहां पे ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वो उनको सिंबल अपॉइंट कर देता है। लेकिन ये जो पार्टी वाले जो कैंडिडेट होते हैं, इनको तो सिंबल मिला रहता है। जैसे कि मान लो कोई बीजेपी की पार्टी से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा तो उसको कमल का निशान मिल जाएगा। तो कोई जब मान लो आरजेडी से है तो उसको लालटेन का निशान मिल जाएगा, कोई कांग्रेस से है तो उसको पंजा का निशान मिल जाएगा, सबको मिल जाता है। अब क्या होगा कि 243 कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन की घोषणा हो जाती है, ठीक है। इलेक्शन के डेट की घोषणा हो जाती है, फेज की घोषणा हो जाती है, कितने फेज में इलेक्शन होगा। ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है, इलेक्शन कमीशनर है हमारे। तो
अलग अलग फेज में इलेक्शन होता है। अब 243 कंस्टिट्यूएंसी में जो है हमारा इलेक्शन हो रहा है, सारे जो लोग 18 से उम्र जिनकी भी ज़्यादा है वो लोग जो है वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, वोट देंगे, और वोट देने के बाद फिर एक डेट आएगा जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा। अब 243 है, 243 के लिए सरकार अगर किसी को भी बनानी है 243 भागा 2 कर दीजिएगा, तो मान लीजिए कि ये लगभग 122, मान लीजिए यहाँ पे 122 प्लस सीट अगर किसी को भी आ जाए तो आसानी से जो है सरकार बना सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये सब चीजें जितनी सरकार बनानी है नहीं बनानी है, ये सब जो है कहाँ होता है, विधानसभा में होता है। विधान परिषद से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, विधान परिषद से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। विधान परिषद में किसी पार्टी के 500 भी मेंबर आ जाए, हालांकि 500 मेंबर होते नहीं है, मान लो 500 भी मेंबर आ जाए तो भी ये सरकार नहीं बना सकते, सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार बनाने वाला जो काम है वो विधान सभा में होता है, विधान परिषद में नहीं होता है। तो विधान परिषद के नंबर से उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बात है। वैसे ही अगर आप देख लीजिए तो राज्यसभा में अगर मान लीजिए बीजेपी का नंबर कम है, बीजेपी की सीट्स कम है, तो इसका उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के ऊपर कि सरकार चल रही है नहीं चल रही है ना, सरकार तो चली रहेगी क्योंकि लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी है। तो आई थिंक अब इतना मैंने बहुत कुछ समझा दिया आपको कि देख लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 243 सीट हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही आप लोकसभा में देखेंगे तो 40 और राज्यसभा में देखेंगे तो 16 सीट्स हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये कोई कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी है मेरी गोपालगंज की कंस्टिट्यूएंसी, मैं गोपालगंज से हूँ तो गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी की बात करूंगा, TPJ, ये गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी है। तो गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी से अगर देखोगे तो ये जो है लोकसभा का एक ही कंस्टिट्यूएंसी है, और यहाँ से आलोक कुमार सुमन जो है, आलोक कुमार सुमन ये लोकसभा के MP हैं। ठीक है, लेकिन इस सेम कंस्टिट्यूएंसी को, जो कि गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा के लिए एक ही सीट है, लेकिन इसको हमने विधानसभा के चुनाव के लिए अलग अलग सीट्स में बांट रखा है। जैसे कि विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो एक बरौली कंस्टिट्यूएंसी है, एक भोरे कंस्टिट्यूएंसी है। ये भोरे कंस्टिट्यूएंसी से ही पहले आपके शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब शिक्षा मंत्री बदल गए हैं। वो शिक्षा मंत्री आपके हैं बैकुंठपुर से, और बैकुंठपुर गोपालगंज में है, जहाँ के मिथिलेश तिवारी जो है वो विधायक हैं और अभी जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। फिर आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको कुचायकोट देखने को मिलेगा, फिर आपको गोपालगंज देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो है अलग अलग विधानसभा, तो एक देखो लोकसभा का इतना बड़ा कंस्टिट्यूएंसी लेकिन विधानसभा का छोटा छोटा हो जाता है, क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया अलग है। क्या है, दोनों का क्राइटेरिया अलग है, यानी कि एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में आपको 5-6 विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी देखने को मिल जाएगी। क्लियर बात है, समझ में आ रही बात? मैंने बताया ना कि गोपालगंज एक ही कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा के लिए, लेकिन विधानसभा में आ जाएंगे तो भोरे है, गोपालगंज है, बरौली है, कुचायकोट है, अलग अलग जो है आपको कंस्टिट्यूएंसी देखने को मिल जाएगी। हथुआ है, हथुआ कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि देख लीजिए कि बिहार में बिहार विधानसभा में आपको 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 कंस्टिट्यूएंसी आपको देखने को मिलेगी। अलग राज्यसभा में तो कोई कंस्टिट्यूएंसी ही नहीं होती। राज्यसभा में क्यों नहीं कंस्टिट्यूएंसी होती है? क्यों? क्योंकि राज्यसभा है, ये राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो 16 मेंबर होंगे ना, ये ऐसा नहीं होगा कि ये गोपालगंज से हैं, ये छपरा से हैं, ये सीवान से हैं, ये मोतिहारी से हैं, ये चंपारण से हैं, ये गया से हैं, ये नालंदा से हैं, पटना से नहीं, ये पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। दे विल रिप्रेजेंट द स्टेट, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक लोकेशन। गॉट इट? समझ में आ गई मेरी बात आपको? ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सीट रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन आप जानते ही हैं, रिजर्वेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग रिजर्वेशन पे बहुत सारा कमेंट करते हैं। देखो रिजर्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, रिजर्वेशन का अगर सिंपल सा मतलब मैं समझाऊं आपको, तो मान लो कि मैं डॉक्टर हूं, है ना, तो डॉक्टर हूं तो मेरे पास इलाज कराने के लिए लोग आएंगे, तो मेरे पास 2 लोग पहुंचे तुरंत। एक व्यक्ति जो था वो पहुंचा तो उसका सर दर्द कर रहा था बहुत तेज, और उसने बोला कि सर मेरा कल जो है, परसों जो है प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेरा काफी तेज सर दर्द कर रहा है, मैं टेंशन में हूं, मेरा इलाज कर दीजिए, मेरे को दवा दे दीजिए। उसके जस्ट बगल में दूसरा व्यक्ति बैठा था, उसने बोला कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया है, खून निकला जा रहा है, हाथ की पसलियां जो है निकली हुई है, और वो मतलब रो रहा है और बोल भी रहा है कि सर मेरा कर देख लीजिए। अब पहला वाला कह रहा है कि सर मैं पहले आया हूं, मेरा कीजिए। वो बोल रहा है कि सर 2 मिनट कहीं तो फर्क था, मेरा देख लीजिए, खून निकल रहा है, मैं मर जाऊंगा थोड़ी देर में, इसका इलाज करना चाहिए मुझे। जाहिर सी बात है मैं दूसरे वाले का इलाज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि 2 घंटे का भी उस व्यक्ति में अगर डिले हो तो वो मर जाएगा। यही रिजर्वेशन है। आप कहेंगे कि सर पहले वाले के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि वो पहले आया था, वो आपके पास पहले पहुंचा था, लेकिन आपने उसको नहीं देखा, उसको दवाई नहीं दी, उसका जो है आपने इलाज नहीं किया, आपने दूसरे वाले का इलाज किया, तो इसलिए आपने अन्याय किया। आपने इक्वालिटी का जो नॉर्म्स है, इक्वालिटी जो है उसको आपने तोड़ा है, आपने इक्वल ट्रीट नहीं किया दोनों पर। भाई कैसे इक्वल ट्रीट कर सकता हूं इफ दीज 2 पीपल आर नॉट इन सेम सिचुएशन। अगर दोनों को सर दर्द कर रहा होता तो मैं दोनों को इक्वल ट्रीट करता कि ठीक है भाई इसको ट्रीट करूंगा फिर तुम्हारा ट्रीट करूंगा, लेकिन अभी उसको ज्यादा जरूरी है ना।
इसीलिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन है। लेकिन नाजायज फायदा लोग उठाएं वो अलग बात है, लेकिन जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो इसीलिए है ताकि वो जो व्यक्ति 2 घंटे में मर सकता है उसका इलाज पहले हो सके। आप 2 भाई हैं, आप 2 भाई हैं, एक भाई बीमार हो गया, मम्मी जो है दोनों को दूध का ग्लास देती थी, एक एक ग्लास पीने के लिए। आप बीमार हो गए, आपकी मम्मी जो आपके भाई वाला जो ग्लास का दूध था वो भी आपको देने लगे, आप 2 ग्लास दूध पीने लगे, तो क्या दूसरा वाला भाई ये थोड़े कहेगा कि मम्मी आप इक्वालिटी नहीं अरे भाई मुझे ज्यादा जरूरत है ना, अभी मैं बीमार हूं, 10 दिन पीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर से एक एक गिलास मतलब मम्मी देंगी दोनों को। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो लोग जो पीछे रह गए हैं, वो लोग जो अभी तक आगे नहीं आए हैं, वो लोग जो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, उनको पहले हमको लाना है मेन स्ट्रीम में, और जब सभी लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, सभी लोग बराबरी में आ जाएंगे, तब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी खत्म हो जाएगी। ये है पूरा आइडिया रिजर्वेशन का। लेकिन अब देखो, इसको तो मैं जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाता हूं, आर्टिकल 14 जब पढ़ाता हूं, तो आर्टिकल 14 जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो है इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। समझ में आ गई बात? अब मान लो कि अगर सीट रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी क्या कहते हैं हम? अभी हम कहते हैं कि भाई देखो, खड़े होते होते जो है पैर में दर्द हो गई। अभी हम क्या कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा में, सब जगह जो है हम लोग रिजर्वेशन लाएंगे। ठीक बात है, क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि मान लो कि हमारा लोकसभा में 543 जो है सीट्स है, 543 सीट्स में 100 सीट्स में भी महिला जो है कैंडिडेट नहीं है, तो क्या करना पड़ रहा है? सीट रिजर्व करना पड़ रहा है। क्योंकि सीट रिजर्व हो जाएगा तो मजबूरी हो जाएगी कि महिला कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाए, और जब महिला कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा तो वही जीतेगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए हमने क्या देखा कि भाई ये जो विधायक हैं, ये जो सांसद हैं, ये कुछ पार्टिकुलर लोग ही बन रहे हैं, ये कुछ पार्टिकुलर वर्ग, क्लास, कास्ट, रिलीजन के ही लोग बन रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया, कुछ सीट रिजर्वेशन की भी बात की गई। आपको पता होगा कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद है। अंबेडकर डिमांड कर रहे हैं कुछ, गांधी जी उसके लिए एग्री नहीं है। गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, भूखे हूं, नहीं खाऊंगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, आपको पता होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड होने लगा, और फाइनली किस तरीके का एग्रीमेंट हुआ, वो सब जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। देखो, मैं आपको इंटरलिंकेजेस समझाता हूं। आप एक सब्जेक्ट को अगर दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे तो आप इस एग्जामिनेशन के डिमांड को नहीं समझ रहे हैं। ये एग्जामिनेशन का डिमांड क्या है? ये कहता है कि आप हिस्ट्री भी पढ़िए, पॉलिटी भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी पढ़िए, इकोनॉमी भी पढ़िए, साइंस एंड टेक भी पढ़िए, इन्वायरमेंट भी पढ़िए, इकोलॉजी भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। क्यों कहता है? वो इसीलिए कहता है कि ताकि आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ लिंक कर सकें, आप जियोग्राफी को इकोनॉमी के साथ लिंक कर सके। अच्छा ठीक है, ऐसी जियोग्राफिकल लैंड है, ऐसा जियोग्राफिकल ट्रेन है, हम यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अरे भाई, जिसको ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों का नॉलेज होगा वो बेटर डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए तो कहता है कि भाई इंटरलिंकेजेस कीजिए। आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप दोनों के बीच में इंटरलिंक कीजिए कॉन्सेप्ट्स को। तो हमने क्या किया है कि टोटल सीट्स जो है वो हमारे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 जो है टोटल रिजर्व सीट है। यानी कि हमारे पास, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जो कहाँ गया, हाँ, कि हमारे पास 243 सीट है यहाँ पे विधानसभा में। इसमें से हमने 40 जो है वो रिजर्व कर दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, एससी और एसटी के लिए। तो एससी के लिए कितना है? 38, और एसटी के लिए कितना है? 2। कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी जो है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। हालांकि बिहार में उतने ट्राइबल ग्रुप्स नहीं है, क्योंकि झारखंड जब हमसे अलग हो गया तो बहुत सारे ट्राइबल एरियाज जो है वो झारखंड में चले गए। अरे बिरसा मुंडा का रिवोल्ट कहाँ हुआ है? झारखंड में हुआ है ना, बिहार में थोड़े हुआ है। हाँ, एक समय में बिहार में हुआ था, क्योंकि उस समय तो सब एक ही थे। अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो झारखंड में तो ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी हैं वो सारे जो हैं झारखंड, आप जितने भी देखेंगे ना, आप झारखंड में जाएंगे तो उनके जितने भी कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, वो आपको बहुत सारे मतलब ट्राइबल और टाइप के देखेंगे आपको। ट्राइबल मतलब ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, उनका कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ वैसा ही है। बिहार में वैसा नहीं। तो बिहार में 2 ही सीट जो है वो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है, कटोरिया और मनिहारी। 38 जो सीट्स हैं वो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं? डाउट होगा कोई? लोकसभा में देखा जाए तो 6 सीट्स हैं। 6 लोकसभा में कितने हैं? 6 सीट्स हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। अब इसमें से जैसे कि एक तो मेरा ही कंस्टिट्यूएंसी है गोपालगंज, आलोक कुमार सुमन है वहां के एमपी। हाजीपुर है ना, मान लो आपको चिराग पासवान देखने को मिलेंगे, आपको शाम्भवी जी देखने को मिलेंगी, समस्तीपुर से वो एमपी हैं शाम्भवी जी।
है ना। आपको जमुई देखने को मिलेगा, वहाँ से भी एक MP है। गया देखने को मिलेगा, जीतन राम मांझी का क्षेत्र है। सासाराम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो सीट्स हैं वो, ये सीट्स जो हैं वो किसके लिए रिजर्व हैं? SC के लिए। ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई ऐसा डोमिनेटिंग पॉपुलेशन नहीं है उनका, कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है कि लोकसभा में उनके लिए जो है सीट रिजर्व किया जाए। सिर्फ विधानसभा में कटोरिया और मनिहारी जो है वो 2 सीट जो है रिजर्व किए गए हैं विधानसभा में। लोकसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो आउट ऑफ 40 सीट्स ओनली 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs इन बिहार, एंड आउट ऑफ 243 सीट्स only 40 seats are reserved for SCs and STs, and out of 38 seats 38 seats are reserved for SCs and 2 seats are reserved for STs, that are Manihari and Katoria। ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ बिहार एंड नेबरिंग रीजन, आप देख लीजिए ना। मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, ये हमारा जो है इंडिया है, तो इंडिया का ये इंडिया है, तो इंडिया का बाउंड्री कहाँ कहाँ से है? कुछ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री, कुछ हम मैरी टाइम बाउंड्री भी शेयर करते हैं, मैरी टाइम बाउंड्री, लैंड बाउंड्री और मैरी टाइम बाउंड्री शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। एक तरफ है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश जिसका नाम है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने हमारा एक क्षेत्र कब्जा कर रखा है जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसने कब्जा कर रखा है, इसीलिए हम अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कोई बाउंड्री टच नहीं करते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री है। फिर आप चाइना को देख ले, चाइना के बाद आप इधर नेपाल देख ले, नेपाल के बीच में आप भूटान को भी देख सकते हैं, भूटान। नेपाल के नीचे आएंगे तो आप बांग्लादेश को देख लीजिए, ठीक है। इधर आप जाएंगे तो आप श्रीलंका देख लीजिए, थोड़ा आप इधर जाएंगे तो आप मालदीव्स देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने बाउंड्री शेयर कर रखा है। लेकिन बिहार चूंकि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो क्या हम मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या शेयर करते हैं? हम सिर्फ लैंड बाउंड्री ही शेयर करते हैं दूसरे प्रदेश के साथ या फिर दूसरे देश के साथ। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो नॉर्दर्न बाउंड्री क्या है हमारा? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है क्या नेपाल की राजधानी? पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम बालेन शाह है क्या? क्या नेपाल की इसके पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी थी, क्या उनका नाम सुशीला कार्की था क्या? क्या वो किसी तरीके से भारत से जुड़ी थी? क्या बालेन शाह की पढ़ाई भारत में हुई? और भारत में अगर उन्होंने पढ़ाई की है तो कहां से पढ़ाई की है? क्या नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है? क्या नेपाल के साथ हमारा अभी किसी तरह का एक डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट? लीपू लेक, काला पानी, काली नदी, काली रिवर, ठीक है। ये 3 जो नाम मैंने बताया, लीपू लेक, काला पानी और काली नदी, काली रिवर, कुछ डिस्प्यूट्स भी हैं हमारे। किस तरीके से आपने देखा कि नेपाल में कुछ समय पहले जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, और जेनजी रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज्यादा करप्शन था, और जब करप्शन बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया तो जेनजी रिवोल्ट कर दिए। तो ये है नेपाल। तो नेपाल के साथ हमारा जो है रिश्ता आज से नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है। नेपाल जो है पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। वहां पे जो है पहले राजा हुआ करते थे, डेमोक्रेसी नहीं थी एक तरीके से, फिर डेमोक्रेसी आई, बहुत सारी चीजें हुई, वो अलग कहानी, नेपाल की अलग हिस्ट्री है। हम नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि हमारा एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया ना, जब हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं किसी के साथ तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन हमारे वहां पे जाने के लिए किसी तरह की वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, 7 जिले जो बिहार के हैं वो नेपाल के साथ टच करते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट, 7, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण तो याद रहेगा। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। आप देखो कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे निमोनिक्स बनाते हैं, निमोनिक्स बना के याद करने की कुछ लोगों की आदत होती है। आप भी कोई निमोनिक्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। अब मैं अपना वाला निमोनिक्स बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, तो आपको सुनकर हंसी आएगी किस तरीके से मैं याद रखता हूं। किसको? वेस्ट चंपारण को, ईस्ट चंपारण को, सीतामढ़ी को, मधुबनी को, इन सबको कैसे मैं याद रखता हूं ये आपको हंसी आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। आप जो है इसको जो है क्या कीजिए, अपना निमोनिक्स बना के इसको जो है एक बार देख लीजिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया।
ठीक है, ये हो गए 7 डिस्ट्रिक्ट। सदर्न बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो झारखंड के साथ हम शेयर करते हैं, झारखंड के साथ। ऊपर हो गया नेपाल, नीचे हो गया झारखंड। झारखंड के साथ कितने हैं? 8 जिला जो है हमारे झारखंड के साथ हो गया। 7 ऊपर 8 नीचे, ऐसे याद रखना है, 7 ऊपर 8 नीचे। 7 कौन कौन से हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी है ना भाई, सुपौल, अररिया, सुपौल है ना, अररिया है ना, किशनगंज है ना, लास्ट में छूट गया था किशनगंज। कैसे याद रखना है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं है, सीतामढ़ी हो गया इसमें। 8 जिला जो है झारखंड के साथ कौन कौन सा है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये जो है हमारा सदर्न बाउंड्री है जो कि हम झारखंड के साथ शेयर करते हैं। यानी कि 7 बाउंड्री हो गया हमारा नेपाल के साथ, 8 बाउंड्री हो गया हमारा झारखंड के साथ। ठीक है, इसमें गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ईस्ट में चलते हैं। ईस्ट में ये वाला साइड, ये वाला साइड ईस्ट में। तो ईस्ट में आता है बंगाल, और बंगाल के साथ सिर्फ जो है हमारा 3 डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो अगर आप देखेंगे तो किशनगंज का नाम 2 बार आया है, किशनगंज का नाम जो है 2 बार है, यानी कि किशनगंज जो है वो नेपाल के साथ भी बाउंड्री टच करता है और बंगाल के साथ। क्यों? क्योंकि किशनगंज का जो लोकेशन है वो है यहाँ पे। तो किशनगंज यहाँ पे नेपाल के साथ और यहाँ पे बंगाल के साथ, नेपाल के साथ, बंगाल के साथ, नेपाल के साथ, बंगाल के साथ, दोनों के साथ जो है बाउंड्री टच करता है। वेस्टर्न बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ जो है 8 जिला है हमारा। उत्तर प्रदेश के साथ कितना है? 8 जिला है, यानी कि आपको क्या देखना है? 8 सॉरी हाँ 8 8 7 और 3, 8 8 7 3, 8 8 7 3, ऐसे याद रखना है आपको। 8 जिला झारखंड के साथ, 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ, 7 जिला नेपाल के साथ और 3 जिला जो है बंगाल के साथ। कौन कौन से हैं भाई 3 जिले? तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज बंगाल के साथ, और उत्तर प्रदेश के साथ हो गए हमारे रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण। अब यहाँ पे आप देख लीजिए वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी कर रहा है और नेपाल के साथ भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी कर रहा है और नेपाल के साथ भी कर रहा है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब ये अगर आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे नेपाल के साथ कौन कौन से हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। स्टेट एम्बलम देख लिया जाए तो एक तो है भारत का, इंडिया का एम्बलम। इंडिया का एम्बलम क्या है? जो 3 शेर आपको दिखता है ना, उसके पीछे भी एक शेर है, अशोक स्तंभ। वैसे बिहार का भी अपना एक क्या है? एम्बलम है। जैसे ही आप देखते होंगे कहीं भी बिहार सरकार अगर लिखा हुआ है तो वो एम्बलम आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है? बोधि ट्री है, बोधि ट्री। और सिर्फ बोधि ट्री नहीं है, आपको 2 स्वास्तिक का सिंबल भी देखने को मिलेगा, 2 स्वास्तिक का सिंबल और एक बोधि ट्री। क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और चूंकि बुद्धिज्म बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो इसीलिए जो है वो हमने इसको रखा है एज अ स्टेट एम्बलम। तो हमारा क्या है? बोधि ट्री और 2 स्वास्तिक का सिंबल। स्टेट ट्री देख लिया जाए तो पीपल है, क्योंकि इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, पीपल का रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। और इन्वायरमेंट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो पीपल काफी इंपॉर्टेंट, ये हो गया स्टेट ट्री। स्टेट फ्लावर आप देखेंगे तो मैरी गोल्ड है। ठीक है, इसको 2013 में जो है डिक्लेयर किया गया था कि मैरी गोल्ड विल बी द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार आफ्टर 2013, 2013। स्टेट एनिमल देख लीजिए बुल है। पहले हमारे पास क्या था? बियर था, लेकिन इसको 2013 में हमने बदल के क्या कर दिया? बुल। ठीक है, स्टेट बर्ड अगर आप देखें तो स्पैरो होगा। पहले हमारे पास क्या था? डव था, इसको हमने 2013 में बदल के अभी क्या स्पैरो रखा है। स्टेट फिश अगर आप देखें तो मैंगो होगा, इसको हमने 2008 में डिक्लेयर किया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बोधि ट्री विद 2 स्वास्तिक सिंबल। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है पीपल का ट्री। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है स्पैरो। आपको क्या याद रखना है? मांगूर मछली। ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है। और फ्लावर तो मैंने आपको मैरीगोल्ड बता ही दिया, और एनिमल आपको बुल याद रखना है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे आपको लिख देता हूं। ऐसे आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले बोधि ट्री, बोधि ट्री विद 2 स्वास्तिक सिंबल। ठीक है, फिर आपको पीपल का ट्री याद कर लेना है, पीपल ट्री। फिर आपको स्पैरो याद कर लेना है। पहले क्या था? डव था, पहले क्या था? डव था, लेकिन फिर हमने इसको क्या किया? स्पैरो में चेंज कर दिया। फिर आपको याद रखना है बुल। पहले क्या था? बुल नहीं था, बियर था। ठीक है, फिर आपको याद रखना है मैरीगोल्ड। फिर आपको याद रखना है मांगूर मछली, मांगूर
25, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, हमारे स्टेट के सिंबल्स हैं, प्रतीक चिन्ह है हमारे राज्य के। ठीक है, कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होता है स्टेट का लैंग्वेज, एक होता है शेड्यूल लैंग्वेज। ये तीनों में काफी डिफरेंस है। भारत का कोई अपना नेशनल लैंग्वेज है क्या? नहीं। इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, शेड्यूल लैंग्वेज बोल सकते हैं, जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, ये सब क्या है? दीज आर शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कहां पे मेंशन है? क्या 8th शेड्यूल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? पूछ रहा हूं आपसे, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो बिहार का जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू। ठीक है, नेशनल नहीं, ऑफिशियल। नेशनल नहीं, ऑफिशियल। सॉन्ग कौन सा है बिहार का? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। लिरिसिस्ट कौन है? सत्यनारायण। म्यूजिक कंपोज किसने किया? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। और रिकॉग्निशन कब मिला इसको? 2012 में मिला। और स्टेट प्रेयर सॉन्ग कौन सा है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये हमारा स्टेट का क्या है? सॉन्ग है, प्रेयर सॉन्ग है। प्रेयर सॉन्ग और वो क्या है? जैसे एक होता है ना हमारा नेशनल एंथम है और एक नेशनल सॉन्ग है, दोनों में काफी डिफरेंस है। एक है वंदे मातरम और एक है जन गण मन। तो एक है हमारा स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार और एक है स्टेट प्रेयर सॉन्ग। स्टेट प्रेयर सॉन्ग क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। और स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार क्या है? मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको आप देख लीजिए, फिर क्लास को हम खत्म करेंगे। ये है हमारे 9 डिवीजन। क्या है? 9 डिवीजन है। पहला है सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। अब इन सबका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे डिवीजन का, तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबका नहीं, कुछ कुछ का। जैसे कि तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, दरभंगा का आपको दरभंगा में देखने को मिलेगा, लेकिन सारण का कहाँ है? छपरा में है। कोसी का कहाँ है? सहरसा में। पूर्णिया का पूर्णिया है, पटना का पटना है, मगध का गया है, मुंगेर का भागलपुर का भागलपुर है। तो आपको गया, ठीक बात है, आपको कोसी, सॉरी मगध, कोसी, तिरहुत और सारण, इनका याद करना पड़ेगा कि इन चारों का अलग अलग है। मगध का गया है, कोसी का सहरसा है, तिरहुत का मुजफ्फरपुर है और सारण का छपरा है, छपरा है। ये सब क्या है? ये हमारे डिविजन्स हैं। एक होता है डिवीजन और एक होता है सब डिवीजन। 534 सब डिवीजन है आपके। डिवीजन कितने हैं? 9 डिवीजन है। कितने हैं? 9 डिवीजन है। और 9 डिवीजन में से 4 डिवीजन ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कोसी है, जिसमें आपको मगध देखने को मिलेगा, जिसमें आपको तिरहुत देखने को मिलेगा, सारण देखने को मिलेगा। अब हर एक डिवीजन में कुछ जिले होंगे, जैसे कि सारण में 3 जिला है। कौन कौन सा? गोपालगंज, छपरा और सिवान। वैसे ही सारे जिले में, सारे डिवीजन में कितने कितने जिले हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा, मैप पे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कलर अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि ये अगर आप देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसमें 3 जिले आते हैं और इसको हम लोग कहते हैं सारण प्रमंडल, सारण डिवीजन। गोपालगंज, सिवान, छपरा। ये है पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर। ठीक है, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना भी आ जाएगा, सॉरी पटना भी आ जाएगा इसमें। ये आपका आ जाएगा मगध, मगध डिवीजन। अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा। दरभंगा में 3 है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। सुपौल में यहाँ पे 3, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। मुंगेर में आपको बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई। भागलपुर में 2 ही है, भागलपुर और बांका। पूर्णिया में आपको देखने को मिलेगा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तिरहुत में आपको देखने को मिलेगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, छोटा सा शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये है आपके प्रॉपर डिवीजन और उनके डिस्ट्रिक्ट्स, डिवीजन और उनके डिस्ट्रिक्ट्स। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल जो है, आई थिंक एक चैप्टर हमारा पूरे अच्छे से खत्म हो गया, तो कल जो हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। पढ़ाई करते रहिए, लिखते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।